डोनाल्ड ट्रंप को व्लादिमीर पुतिन ने पहले इतना अपमानित नहीं किया था। ठीक एक दिन पहले 9 मई को व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो मध्य पूर्व में शांति के पक्ष में है और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता कराने में मदद करने के लिए तैयार हैं। और अब आज ये जानकारी सामने आई है कि रूस कास्पियन सागर में गुप्त रास्तों का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो ईरान को हथियारों की आपूर्ति कर सके, जिससे वो अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध जारी रख सके। पता चला है कि रूस ईरान को सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि हर तरह की दूसरी मदद भी दे रहा है जो ईरान को टिके रहने, जिंदा रहने और आत्मसमर्पण न करने में मदद करती है। मॉस्को और तेहरान अब कास्पियन क्षेत्र को एक वैकल्पिक व्यापारिक और सैन्य लॉजिस्टिक मार्ग के रूप में पहले से ज्यादा सक्रिय उपयोग कर रहे हैं। और इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ यही कहते हैं कि रूस से ईरान को मिलने वाली मदद का युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन न जाने क्यों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ईरान से समझौता करना उनके अनुसार उसे 1 महीने पहले ही आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। लेकिन जब ट्रंप ऐसे बयान देते हैं तो कुछ हद तक वो सही भी हैं, क्योंकि अमेरिका बस ये ट्रैक नहीं कर सकता कि कैस्पियन सागर में क्या हो रहा है। अमेरिकियों को मॉस्को की ओर से बहुत ही अप्रिय सरप्राइज मिलेंगे। मेरा नाम अलेक्सेय पिचिए है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां ताज़ा खबरें तुरंत प्रकाशित होती हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स आज लिखता है कि हार्मुज जलडमरू मध्य के इलाके में जोखिमों और मध्य पूर्व में अस्थिरता के कारण कैस्पियन सागर रूसी माल को ईरान ले जाने के लिए सबसे सुरक्षित रास्तों में से एक बन गया है। सभी विश्लेषकों का मानना है कि दुनिया का ध्यान फारस की खाड़ी और हार्मुज जलडमरू मध्य पर केंद्रित है, जहां युद्ध का सबसे सक्रिय चरण है। मार्च में इजराइल ने जानबूझकर हवा से बंदर अंजली बंदरगाह पर हमला शुरू किया और ये यूं ही नहीं था। तब इजराइल ने इस हमले को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान अब तक के सबसे महत्वपूर्ण हमलों में से एक बताया था। लेकिन असली बात यह है कि बंदर अंजली बंदरगाह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पर्शियन गल्फ में नहीं बल्कि कैस्पियन सागर में है, जो एक विशाल जल क्षेत्र है और सैकड़ों किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इजराइल ने वहां यूं ही हमला नहीं किया। अब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का उद्धरण पेश करता हूं। कैस्पियन सागर, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, अब रूस और ईरान के व्यापारिक मार्ग के रूप में अहम हो गया है। दो सहयोगियों के लिए जो युद्धों में शामिल हैं और जिन पर पश्चिमी देशों की सबसे कड़ी पाबंदियां लगी हैं, ये जलमार्ग खुले और गुप्त व्यापार दोनों का जरिया बन गया है। इसकी आपूर्ति ने ईरान को अमेरिका का विरोधी बने रहने में मदद की है, भले ही अमेरिका की सैन्य ताकत कहीं ज्यादा है। रूस कैस्पियन सागर के जरिए ईरान को ड्रोन्स के पुर्जे सप्लाई करता है, जिससे हाल ही की लड़ाइयों में अपने करीब 60% ड्रोन शस्त्रागार खो देने के बाद ईरान को अपनी हमलावर क्षमता फिर से हासिल करने में मदद मिल रही है। रूस उन सामानों की भी आपूर्ति करता है जो आमतौर पर हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते हैं, जो अब वैश्विक व्यापार के तहत अमेरिकी नौसेना द्वारा अवरुद्ध है। नतीजतन अब विश्लेषक बताते हैं कि कैस्पियन सागर पर ईरान के 4 बंदरगाह 2400 घंटे काम कर रहे हैं, जहां से गेहूं, मक्का, पशु चारा और सूरजमुखी का तेल पहुंचाया जा रहा है, यानी खाद्य सामग्री, उत्पादन के लिए जरूरी चीजें और अन्य सामान जैसे हथियार, कलपुर्जे, चारा आदि। मुद्दा यह है कि ईरान ने अपने मालवाहक रास्ते हार्मुज जलडमरू मध्य से कैस्पियन सागर की ओर मोड़ दिए हैं, लेकिन ट्रंप इसे नहीं देखना चाहते। रूसी व्यापारिक अधिकारी और बंदरगाह आंकड़े हाल में कैस्पियन परिवहन में तेज बढ़ोतरी दिखाते हैं। 2 मिलियन टन रूसी गेहूं, जिसे पहले हर साल काला सागर के रास्ते ईरान भेजा जाता था, अब यूक्रेनी हमलों के खतरे में है और अब इसे कैस्पियन सागर के रास्ते भेजा जा रहा है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह बात सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती और बहुत सी गुप्त सप्लाई होती है। जब मैं कहता हूं बहुत सी गुप्त आपूर्तियां, तो मेरा मतलब सच में बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैस्पियन सागर को हमेशा नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि इसे दुनिया की सबसे बड़ी झील माना जाता है। इसके जरिए अधिकतर व्यापार पारदर्शी नहीं होता।
दूर से निगरानी करना मुश्किल है, खासकर इसलिए क्योंकि रूस और ईरान के बंदरगाहों के बीच तथाकथित आंतरिक झील में चलने वाले जहाज आमतौर पर अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं, जिससे उपग्रहों के जरिए जहाजों की आवाजाही को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। फारस की खाड़ी के विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका कैस्पियन सागर में जहाजों को रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें केवल 5 सीमावर्ती देशों को ही पहुंच है। इसलिए अगर आप प्रतिबंधों को दरकिनार करने या यहां तक कि सैनिकों की तैनाती के लिए आदर्श जगह ढूंढ रहे हैं, तो वो कास्पियन सागर है। ड्रोन की आपूर्ति मॉस्को और तेहरान के बीच घनिष्ठ रक्षा साझेदारी का प्रमाण है। यह स्पष्ट है कि रूस कास्पियन सागर के जरिए ईरान को ड्रोन और मिसाइल के पुर्जे भेजता है। पिछले वर्षों में व्यापार दोनों दिशाओं में होता था। ईरान रूस को यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए ड्रोन भेजता था, जबकि रूस ईरान को पुर्जे भेजता था। हालांकि जुलाई 2014 के बाद ईरान से आपूर्ति की आवश्यकता कम हो गई, जब रूस ने ईरान के लाइसेंस पर तातारस्तान के एक कारखाने में अपनी खुद की शाहेद ड्रोन मॉडल का निर्माण शुरू किया। और अब एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य। पिछले साल अगस्त में यूक्रेनी सेना ने कैस्पियन सागर में रूसी बंदरगाह पर एक जहाज को डुबो दिया था, जो ईरान से शाहेद ड्रोन के पुर्जे ले जा रहा था। और एक साल पहले 2024 में अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने पहले ही इस जहाज और इसके रूसी मालिक MG फ्लोट कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उन पर ईरान से रूस तक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने का आरोप लगाया था। रूस और ईरान के लिए कैस्पियन सागर का रणनीतिक महत्व काफी समय से स्पष्ट है। 2 दशकों से वे बाल्टिक सागर से लेकर हिंद महासागर तक 7,200 किलोमीटर लंबे व्यापारिक गलियारे के निर्माण की योजनाएं बना रहे हैं, जो पश्चिमी रूस से होकर फिर कैस्पियन बेसिन से गुजरता है, ताकि वे पश्चिमी मार्गों से बच सकें। ये योजनाएं ज्यादातर कागजों तक सीमित है, जिनमें पुराने बेड़े को बदलना, नए बंदरगाह और रेलवे लाइन बढ़ाना शामिल है। और यहां यह याद रखना जरूरी है कि ट्रंप ने कहा था कि रूस कथित तौर पर इस युद्ध में ईरान की ज्यादा मदद नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रंप ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कैस्पियन सागर अमेरिका के लिए एक अंधा क्षेत्र है। यह एक तरह का भू राजनीतिक ब्लैक होल है, जैसे वहां कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। और यहां समस्या खुद अमेरिका की कमांड संरचना के अंदर भी है। कैस्पियन सागर से सटी देश अमेरिकी सैन्य योजनाकारों के लिए सचमुच दरार की रेखाओं पर स्थित हैं। अमेरिकी सेना की यूरोपीय कमान अजरबैजान व रूस, जबकि सेंट्रल कमांड ईरान, तुर्कमेनिस्तान व कजाकिस्तान के लिए जिम्मेदार है। यानी कमांड्स में पहले से ही विभाजन है। अमेरिकी विदेश विभाग में इन 5 देशों की देखरेख 3 अलग अलग ब्यूरो करते हैं, और असल में कोई भी ये नहीं समझ पाता कि वहां असल में हो क्या रहा है। यहां तक कि अमेरिकी अधिकारी भी कैस्पियन सागर की घटनाओं की पूरी तस्वीर नहीं समझ सकते। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद कैस्पियन सागर का संभावित महत्व अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के योजनाकारों के लिए और स्पष्ट हो गया। तब रूस ने कैस्पियन सागर से यूक्रेन पर मिसाइलें दागने के लिए जहाजों का इस्तेमाल किया था। लेकिन इतिहास ये भी याद रखता है कि इसी कैस्पियन सागर से रूस ने सीरिया पर भी मिसाइलें दागी थीं। आधुनिक इतिहास में तीसरी बार कैस्पियन सागर पश्चिम के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पश्चिम अब तक प्रतिक्रिया दे पाया है और ना ही आखिरकार इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले पाया है। दोस्तों, यहां मैं विराम दूंगा, लेकिन यूक्रेनी दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा नया यूक्रेनी भाषी YouTube चैनल शुरू हुआ है, जहां हम हर शाम बीते दिन का सारांश प्रस्तुत करते हैं, खास तौर पर यूक्रेनी एजेंडा पर फोकस करते हुए। इसलिए मैं इस वीडियो के पिन किए गए कमेंट में और इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में नए यूक्रेनी भाषी YouTube चैनल का लिंक छोड़ दूंगा। जाइए सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सच में यूक्रेनी भाषा में खबरें देखना चाहते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय, अपने निष्कर्ष लिखिए और जरूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए। और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से ऐसा कर सकते हैं। यही सब था। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।